नमस्कार फ्रेंड्स, एका नवीन पुस्तक वाचनाला आपण सुरुवात करणार आहोत. पुस्तक हिंदीत आहे, लिहिले आहे मानव कौल यांनी आणि पुस्तकाचं नाव आहे बहुत दूर कितना दूर होता है. बहुत दूर कितना दूर होता है. सुरू करूया पहिल्या भागापासून. बहुत दूर का सपना. ये बहुत पुरानी बात है जब बंटी कुएं की मुंडेर पर बैठे हुए अपनी दोपहरी काट रहा था. उन्हीं दोपहरों में अपनी चाय की दुकान छोड़कर उसका पक्का दोस्त सलीम भी उसकी बगल में आकर बैठ जाता था. दोनों की उम्र लगभग 7 या 8 साल की होगी. हर दोपहर गांव के ऊपर से एकमात्र हवाई जहाज़ तेज़ आवाज़ करता हुआ उनके आसमान से गुजर जाया करता था. सलीम की आदत थी कि वो कुएं की मुंडेर पर खड़ा होकर हवाई जहाज़ को टाटा किया करता था और बंटी की आदत थी कि वो उस हवाई जहाज़ का अक्स अपने कुएं के पानी में देखा करता था. पर आज के दिन इंतज़ार कुछ लंबा था. यार बंटी, अबे बहुत ही ज़्यादा टेम हो गया. आज तो आसमान भी चकाचक चमक रहा है. सलीम ने अपनी मैली कमीज से पसीना पोंछते हुए कहा. अबे थोड़ा घूम कर आ रिया होगा. अभी तक तो आवाज़ भी नहीं आ रही उसकी. आवाज़ तो आ जानी चाहिए थी अब तक. इस बात का बंटी ने कोई जवाब नहीं दिया. वो पहली बार हवाई जहाज़ का इंतज़ार नहीं कर रहा था. उसके दिमाग में कुछ वक्त से एक सवाल चल रहा था. सलीम, ये जहाज़ आता कहाँ से है और ये रोज़ जाता कहाँ है? पीछे से आता है, बहुत दूर से, और फिर आगे तो बहुत ही दूर चला जाता है. किधर? अबे बहुत दूर. बहुत दूर कितना दूर होता है? दोनों इस सवाल पर चुप हो गए. सलीम कुएं की मुंडेर पर खड़ा हो गया और कुछ देर कान लगाकर सुनने लगा. उसे लगा कि हवाई जहाज़ की आवाज़ है, पर वो पीछे जोशी जी के ट्रैक्टर की आवाज़ थी. वह वापस बंटी की बगल में बैठ गया. आज तो भटक गया लगता है, सलीम ने सांस छोड़ते हुए कहा. अगर हम रफ़ीक मियाँ की दुकान से साइकिल किराए पर लें और हवाई जहाज़ के पीछे भगा दे तो हम भी क्या बहुत दूर चले जाएंगे? तुझे साइकिल चलाना क्या आता है? अबे बस पूछ रिया हूँ. सलीम और इंतज़ार नहीं कर पाया. उसकी चाय की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई होगी. अपनी चाय की दुकान की तरफ जाते हुए उसकी निगाह पूरे वक्त आसमान पर ही थी. कुछ देर में बंटी ने भी इंतज़ार छोड़ दिया. हवाई जहाज़ से ज़्यादा उसे उसका सवाल कचोट रहा था. वह वहाँ से दौड़ता हुआ बाजार के पीछे की तरफ से होता हुआ जीवन की पतंग की दुकान पर चला गया. दोपहर को जीवन की दुकान पर कम ही बच्चे आते थे. वह दोपहर को इत्मीनान से नमाज पढ़ता था और फिर अपनी दुकान पर लगे गणपति के सामने अगरबत्ती जलाता था. बंटी जीवन की कई दोपहरों का हिस्सा था, सो उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होता था. ऐसा कहते हैं कि जब जीवन के अब्बा को जीवन एक मज़ार पर पड़ा मिला था, तब उसके गले में गणपति जी का लॉकेट लटक रहा था. आज तो वो आया नहीं, बंटी ने गुप्त स्वर में बोला. कौन? जीवन मांझा गिर्री में लपेट रहा था. हाई जहाज़. हाँ, आज सुनाई नहीं दिया. बंटी को हमेशा लगता था कि जीवन उसे बच्चा समझता है, और ये बात अभी तक सिर्फ उसके पक्के दोस्त सलीम को पता थी कि वो अब बच्चा नहीं रहा था. पिछली बार बंटी ने जीवन से कहा था कि एक बार वो नीली पतंग उड़ा रहा था. उस पतंग को आसमानी हवा लग गई थी और वो ऊपर की तरफ जा रही थी. तभी जहाज़ निकला और उसने जैसे तैसे अपनी पतंग को जहाज़ से बचाया था, वरना वो जहाज़ में फंसकर उस दिन उड़ जाता. जिस सवाल को लेकर बंटी जीवन के पास आया था, उसने उस सवाल को झिड़क दिया. मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ. जीवन की गिर्री अचानक रुक गई. जीवन को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है. बंटी ने फिर कहा,
मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ। कितनी दूर? बहुत दूर। नदी के उस पार तक? नहीं, और दूर, जहाँ ये हवाई जहाज़ जाता है। कहाँ जाता है हवाई जहाज़? बहुत ही दूर। तेरे को पता है बहुत दूर कितना दूर होता है? कितना? अबे जहाज़ तो चांद पर भी जाते हैं। ये वाला थोड़ी जाता होगा। क्या पता। ये वाला जहाज़ जहाँ तक जाता है मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ। कैसे जाएगा? जहाज़ में अपनी पतंग फंसा कर? बंटी को लगा कि जीवन उसे बड़ा नहीं होने दे रहा है। उसने बड़ों की सी गंभीर आवाज़ में कहा, नहीं, रफ़ीक मियाँ के यहाँ से साइकिल किराए पे लूँगा और जहाज के पीछे भगा दूँगा। तेरे को साइकिल चलाना आता कहाँ है? सीख ली है मैंने। उसने झूठ बोला था। जीवन से झूठ बोलने पर आंखें खुद झुक जाती थी। अच्छा, और जब आगे जाकर नदी आ जाएगी तब? जहाज़ तो ऊपर से निकल जाएगा, तब तू क्या करेगा? जब बंटी ने आंखें उठाई तो वो जीवन से हार चुका था। जीवन के हाथों में बहुत सारा उलझा हुआ धागा था जिसे वो लगातार सुलझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर में जीवन झुंझला गया। उसने सारे उलझे हुए धागे को तोड़कर फेंक दिया और बचे धागों को के बीच गांठ बांध दी। बंटी को गांठ कभी भी पसंद नहीं थी, पर बंटी को लगा कि जीवन से बीच में आई गांठ के बारे में सवाल करना उसे फिर बच्चा बना देगा। बंटी ने वो उलझा हुआ हिस्सा उठा लिया और उसे धीरे धीरे सुलझाने लगा। ये उसका जीवन को जवाब था कि चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं। तभी हवाई जहाज़ की आवाज़ कहीं दूर से आई। बंटी ने जीवन को देखा। जीवन बंटी के हाथों में सारा कुछ उलझा हुआ देख रहा था। बंटी जल्दी जल्दी धागा सुलझाने लगा। हवाई जहाज़ की आवाज़ करीब आने लगी। वो बस कुछ ही देर में उनके ऊपर से होता हुआ निकल जाएगा। जीवन मुस्कुराने लगा। बंटी का धैर्य टूट रहा था और उसके सुलझाने में हिंसा दिखने लगी थी। हवाई जहाज़ की आवाज़ अभी अपनी चरम सीमा पर थी। वो उनके सिर के ऊपर था। तभी आंसू की बूंदें धागों पर टपकने लगी, जिसके कारण उसका सुलझना और भी मुश्किल होता जा रहा था। जीवन ने बंटी को रोकने की कोशिश की, पर बंटी ने जीवन का हाथ झिड़क दिया। बंटी की नाक बहने लगी थी, पर वो जल्दी से धागा सुलझाकर हवाई जहाज़ को एक बार देखना चाहता था। बंटी की उंगली सख्त होने लगी और उसने खुद को अपने ही धागे के बहुत भीतर फंसा हुआ पाया। हवाई जहाज़ की आवाज़ अब लगभग नहीं के बराबर आ रही थी। ये अंत था। बंटी का सिर झुका हुआ था। उसने धागा सुलझाना भी छोड़ दिया था। कुछ दूसरे बच्चे पतंग खरीदने जीवन की दुकान पर आ चुके थे। बंटी शर्म के मारे दुकान के कोने में घुस गया। हवाई जहाज़ जा चुका था। जीवन ने बंटी को एक छोटी नीली पतंग दी और कहा कि ये मेरी तरफ से है, रख ले। बंटी ने हिचकते हुए वो पतंग जीवन से ली, पर उसके हाथ आंसू के कारण गीले थे और धागा भी भीग चुका था। पतंग हाथ में आते ही वो कोने से भीग गई और फटने लगी। बंटी अभी भी बच्चा था। बड़ा होने में अभी बहुत वक्त था। जीवन बंटी के हाथ में पतंग का फटना देख रहा था। बंटी ने जीवन को देखा और उसके सामने पूरी पतंग गुस्से में फाड़ दी और वहाँ से भाग गया। बंटी घर नहीं गया। वो सीधा सलीम की दुकान पर गया। उलझा हुआ धागा अभी भी बंटी के हाथ में था। बंटी ने सलीम को वो धागा दिया और कहा कि सुलझा कर बता। सलीम की दुकान पर बहुत भीड़ थी। उसने बंटी को रुकने के लिए कहा। दोपहर को अपना काम निपटा कर सलीम और बंटी रेलवे स्टेशन की तरफ अपने अड्डे पर आ गए। स्टेशन से लगी हुई पुलिया के ऊपर दोनों बैठे हुए थे। सलीम ने कुछ ही देर में वो उलझा हुआ धागा सुलझा कर बंटी को दे दिया। बंटी आश्चर्य से सलीम को देखता रहा, पर सलीम के लिए ये सामान्य बात थी, सो उसने बंटी के देखने को कोई तवज्जो नहीं दिया। बंटी सोचने लगा कि क्या मेरे बड़े होने की ज़िद में मैं देख ही नहीं पाया कि असल में सलीम बड़ा हो चुका है। उसने सलीम से तुरंत पूछा, सलीम, क्या तू बड़ा हो चुका है? मतलब? सलीम को समझ में नहीं आया। मतलब क्या तू बच्चा नहीं है अब? मैं बच्चा नहीं हूँ। कब से?
कभी से। तभी उन दोनों के सामने से धड़धड़ाती हुई पंजाब मेल निकल गई। ट्रेन की रफ्तार में दोनों के बाल उड़े। सलीम ने ट्रेन के गुजरते ही तपाक से कहा कि 11। बंटी ने कहा कि नहीं, 12 डिब्बे थे। दोनों ने एक एक कचौड़ी की शर्त लगाई और बात कल पर टल गई। तो क्या सलीम, तेरे को पता है कि अपने गांव में जो नदी बहती है वो कहाँ से आती है? अमरकंटक से। तेरे को कैसे पता बे? अबे सबको पता है ये तो। अमरकंटक कहाँ से, कहाँ है? जबलपुर के आसपास है कहीं। सलीम के जवाब से बंटी थोड़ा चकित था। और ये नदी जाती कहाँ है? बंटी ने डरते हुए पूछा। समंदर में। वो कहाँ है? बहुत दूर है कहीं। और ये ट्रेनें जो धड़धड़ाते हुए निकली वो कहाँ से आती हैं और कहाँ जाती हैं? अबे मुझे क्या करना उसका? उसके डिब्बे 11 थे, ये मुझे पता है। और तू शर्त हार गया है। 12 थे। चल चल। कुछ देर की चुप्पी के बाद बंटी ने कहा, तेरे को पता है, जहाज अपने गांव से गुजर जाते हैं, ट्रेनें गुजर जाती हैं, नदी चली जाती है, यहाँ तक कि नदी में बहते हुए कागज़ की नाव भी पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। अबे मुझे कुछ नहीं पता, ये सब जाते कहाँ है? मुझे पता है। तुझे पता है? बंटी हतप्रभ था। हाँ मुझे पता है, पर मैं बताऊंगा नहीं। सलीम के जवाब में एक तरीके का पक्का विश्वास था जिससे बंटी चकित रह गया था। उसे लगा कि सलीम ने उसके साथ धोखा किया है। वो बड़ा हो गया है और उसने उसको बताया भी नहीं। बंटी ने रीरी आती आवाज़ में सलीम से कहा, सलीम यार, जब तू बहुत दूर जाएगा तो मुझे बताएगा ना कि बहुत दूर कितना दूर है? सलीम ने चलता हुआ हाँ कहा और अपनी चड्ढी झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। चले, सलीम ने कहा और वापस गांव की तरफ चलने लगा। बंटी धीरे से उठा और उसके पीछे हो लिया। बंटी सलीम को मानो पहली बार देख रहा था। हर कुछ देर में सलीम रुककर लोगों से बात करता, हालचाल पूछता। बंटी पीछे चलते हुए ये भी पहली बार देख रहा था। सलीम को तो पूरा गांव जानता था, जबकि उसने गौर किया कि उसे लोग सलीम के दोस्त के नाम से जानते थे। पीछे चलते हुए बंटी को सलीम का कद भी थोड़ा बड़ा लग रहा था। बंटी भागता हुआ सलीम की बगल में उससे सट कर चलने लगा। उसने देखा उसका कंधा सलीम से थोड़ा ऊंचा था, पर पता नहीं क्यों सलीम अब उसे बड़ा दिखने लगा था। बंटी सलीम से रश्क करता रहा क्योंकि उसके पास सारे जवाब थे जिन्हें वो उसे कभी नहीं बताएगा। बंटी अपने सवालों के लिए चुप रहता और किसी भी बड़े से पूछने पर वो हमेशा बच्चे ही रह जाएंगे का डर उनसे ये कभी नहीं करवा पाया था। सलीम अपनी चाय की दुकान में दिन ब दिन व्यस्त होता गया था। बंटी को लगा कि शायद बड़े होने की यही निशानी है, व्यस्त रहना। वह बहुत कोशिशों के बाद भी व्यस्त नहीं हो पा रहा था और इस बात का गुस्सा उसके भीतर पलने लगा था। वह ज़्यादातर पढ़ाई करता या नए दोस्त बनाने की नाकाम कोशिश। अब हवाई जहाज़ गांव के ऊपर से नहीं गुजरता था। इतनी बड़ी घटना का भी जिक्र बंटी ने किसी से नहीं किया था। उसने पतंग उड़ाना भी छोड़ दिया था क्योंकि पतंग उड़ाने में आसमान दिखता था और आसमान के दिखने में हवाई जहाज़ के न दिखने का दुख छिपा था। सलीम अपनी व्यस्तता के बीच जब एक बार उससे मिला था तो उसने पूछा था कि यार आजकल हवाई जहाज़ नहीं निकलता? तो उसने कहा था कि हमारा गांव इस लायक नहीं है कि हवाई जहाज़ यहाँ से गुजरे। बंटी की कड़वाहट ऐसे ही किसी कमज़ोर क्षण में साफ दिखने लगी थी। जब कभी जीवन बंटी को बाजार में दिख जाता तो वो यहाँ वहाँ छिप जाया करता था। जीवन से भागना उसने बहुत छोटे में सीख लिया था। बहुत दूर असल में कितना दूर होता है? ये सवाल बहुत ऊपर कहीं हाशिए पर टिका हुआ धूल खाता रहा। फिर बंटी के जीवन में बस के सफ़र आए, फिर ट्रेन के, और एक दिन वह हवाई जहाज़ में भी बैठ गया था। वह इतने धीरे धीरे बड़ा हुआ था कि वो कभी भी उंगली रखकर नहीं बता सकता था कि ये वो जगह थी जहाँ से वह बच्चा नहीं रहा था। और जब उसे यह समझ में आया
कि वह बड़ा हो चुका है, तब तक उसका गांव बहुत दूर कहीं छूट चुका था। क्रमशः